नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना शर्मा। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना बजट पेश किया है। जानेंगे कि बजट में क्या रहा खास, विस्तार के साथ। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आम बजट पेश कर दिया है। बजट में टैक्स दरों में कटौती की गई है। जेटली ने किसानों के लिए अपनी सरकार का पिटारा खोला है। बजट में अरुण जेटली ने कहा कि 10 लाख करोड़ का कर्ज देंगे। खासकर पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर के किसानों को प्रमुखता दी जाएगी। बजट में हर गरीब को रोजगार देने का वादा किया गया है। वहीं सरकार ने मध्यम वर्ग को भी राहत दी है। इनकम टैक्स की सीमा में भी बदलाव किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट में 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने का ऐलान किया है, जबकि 5 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 20% इनकम टैक्स लगेगा। आम बजट के साथ ही रेल बजट भी पेश किया गया। अब ई टिकटिंग पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 7000 स्टेशनों पर सोलर लाइटों के साथ 3500 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछाने की बात अरुण जेटली ने अपने बजट में कही। उधर सरकार ने बजट में किसानों पर भी पूरा फोकस किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 5 साल में किसानों की आय दोगुना करना उनका लक्ष्य है। साथ ही 10 लाख करोड़ का कर्ज और 5000 करोड़ सिंचाई फंड का भी जेटली ने ऐलान किया। बड़ी बात यह है कि नोटबंदी के बाद सियासी चंदे पर भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। अब सियासी पार्टियां एक शख्स से केवल 2000 कैश ले सकेंगी। इससे ज्यादा का भुगतान चेक के जरिए होगा। वहीं देश के आर्थिक अपराधियों पर भी सरकार ने सख्ती दिखाई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश छोड़कर भागने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी। अगर चेक बाउंस होता है तो उसमें भी कड़े नियम बनाए गए हैं और अब डाकघरों में भी पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अरुण जेटली ने आम बजट के साथ ही रेलवे के लिए खर्च और योजनाओं का भी ऐलान किया। आम बजट के साथ कई सालों के बाद पेश हुए रेल बजट में कई चीजें खास नजर आई। जेटली ने इसे चंद मिनट में ही समेट दिया। हालांकि सुधार के लिए कई तरह के ऐलान किए गए हैं। इस बार का रेल बजट पिछली बार के मुकाबले 22% बड़ा है। जेटली ने आम बजट में राजनीतिक चंदे को लेकर भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां एक व्यक्ति से कैश में सिर्फ 2000 रुपए तक ही ले सकती हैं। जेटली ने बताया कि 2000 से ज्यादा के चंदे का हिसाब देना होगा, यानी राजनीतिक दल 2000 से अधिक चंदा ऑनलाइन या चेक के तौर पर ही ले सकते हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को मिले चंदे का 94% और अकाली दल को मिले चंदे का 86% आय अघोषित स्रोतों से जमा हुई थी। रिपोर्ट में घोषित स्रोतों से जमा राजनीतिक दलों की कुल आय जो घोषित हुई उसमें 1.835 लाख 63,000 करोड़ रही, जो कुल उनकी कमाई का महज 16% था। बजट में मोदी सरकार ने नोटबंदी को लेकर जितनी अपनी पीठ थपथपाई, उससे ज्यादा अब इस बात की चिंता खाई जा रही है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में जनता की नाराजगी का शिकार न होना पड़े। सरकार अब लगातार सफाई देती नजर आ रही है। इसका साफ असर वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट में देखने को मिला। वित्त मंत्री अरुण जेटली का शुरुआती बजटीय संबोधन नोटबंदी से ही केंद्रित रहा। उन्होंने अपने बजट भाषण में दर्जनों बार नोटबंदी का जिक्र किया। कभी उसके तत्कालीन फायदे गिनाए तो कभी दीर्घकाल नतीजे अच्छे प्राप्त होने का भरोसा दिया।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण के दौरान शेरो शायरी का भी इस्तेमाल किया और संसद के माहौल को हल्का करने की कोशिश की। जेटली ने कहा कि नोटबंदी की वजह से जीडीपी की साफ और सच्ची तस्वीर सामने आएगी, अर्थव्यवस्था स्वच्छ होगी। जेटली ने ये भी कहा कि पिछले एक दशक में टैक्स की चोरी करना जनता की आदत हो गई थी, इससे गरीबों का नुकसान हुआ था। जेटली ने कहा कि नोटबंदी से ब्लैक मनी, फेक करेंसी और टेरर फंडिंग पर लगाम लगेगी। नोटबंदी से बैंकों की क्षमता बढ़ी, नोटबंदी से टैक्स कलेक्शन भी बढ़ गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2017 में विकास की गति तेज होगी। सरकार ने काले धन पर लगाम लगाई, नोटबंदी भी एक बड़ा कदम रहा। वहीं जीएसटी और नोटबंदी दो ऐतिहासिक फैसले हैं। नोटबंदी से होने वाले फायदे गरीबों तक पहुंचाए जाएंगे, बैंक भी कर्ज की दरों को कम कर पाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर दोहराया कि नोटबंदी की परेशानियां जल्द ही खत्म होगी, अगले साल तक समस्या नहीं रहेगी। नोटबंदी के बाद उन्होंने जैम यानी जनधन, आधार और मोबाइल बैंकिंग पर सबसे ज्यादा जोर दिया। जेटली ने कहा कि बजट में इस बार 10 बड़ी चीजों पर फोकस किया गया है। इनमें किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, युवाओं को रोजगार, सोशल सिक्योरिटी, आवास, फाइनेंशियल सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी जैसी चीजें शामिल हैं। जेटली ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारने पर काफी काम किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश बन गया है। सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन की राह पर है, महंगाई दर काबू में आई है। हमारे ध्यान में नौजवान होंगे, ये बात भी जेटली ने कही। उन्होंने कहा कि वो नौजवान जो विकास का फायदा ले सके, उन पर फोकस किया गया है। दुनिया के आर्थिक नक्शे पर भारत देश चमक रहा है। भारत निर्माण उद्योग के मामले में दुनिया के छठे स्थान पर पहुंच गया है, वहीं पहले हम 9वें स्थान पर थे। जेटली ने कहा कि नौकरी पेशा लोगों पर सबसे ज्यादा दबाव है, जो सबसे ईमानदारी से टैक्स देता है। जेटली ने कहा कि गर्ल चाइल्ड के साथ ही सबका साथ सबका विकास मिशन की शुरुआत होती है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा फंड होगा। साथ ही अरुण जेटली ने कहा कि गरीबों को खराब हेल्थ से जोड़कर देखा जाता है। सरकार ने एक्शन प्लान बनाया है और कई बड़ी बीमारियों को हटाने का प्लान भी बनाया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड बनेंगे, जो उनकी सेहत का रिकॉर्ड रखेंगे। साथ ही जेटली ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए कहा कि 1,50,000 ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी और भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए अलॉट करेगा। पीएम मोदी ने बजट की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक बजट बताया। पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट अर्थतंत्र को मजबूती देगा और सिस्टम में पारदर्शिता लाएगा। बजट में किसानों का पूरा ख्याल रखा गया है। सरकार का मकसद 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करना है। साथ ही पीएम ने कहा कि बजट से अर्थतंत्र को मजबूती मिलेगी और गांव की स्थिति में सुधार आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को भविष्योन्मुखी करार दिया और कहा कि ये बजट गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, युवाओं और महिलाओं की आशा और आकांक्षा को पूरा करेगा। साथ ही रोजगार सृजन, पारदर्शिता, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट सरकार की ओर से पिछले 2.5 सालों में किए गए कार्यों और भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों के बीच एक कड़ी है, जो देश को विकास के पथ पर आगे ले जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट लोकसभा में पेश किया, जिसके बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बजट पर प्रतिक्रिया दी और कहा
कि ये शेरो शायरी वाला बजट है। राहुल गांधी ने कहा कि इस बजट में किसानों और युवाओं के लिए कुछ नहीं। जेटली जी ने शेरो शायरी और अच्छा भाषण पढ़ा और पूरे बजट से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। राहुल गांधी ने कहा कि उम्मीद थी कि नोटबंदी से आहत होने के बाद किसानों बेरोजगारों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चुटकी लेते हुए कहा कि बजट से हमें बम धमाकों की उम्मीद थी, लेकिन इसके बदले हमें सिर्फ फुलझड़ी ही मिली। That's good. But on the fundamentals, the main issue facing India today is jobs and how India is going to solve the job problem. On that, absolutely nothing. No vision, no idea. So for farmers, absolutely nothing. Basic misunderstanding of what Narega is. So no, we were expecting some fireworks. We got a bit of हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट को सराहनीय कहते हुए बताया कि ये आम बजट जनता का बजट है। सीएम खट्टर ने कहा कि ये बजट आम जनता के लिए काफी बेहतर होगा और जो भी जरूरी चीजें हैं उनकी राशि बढ़ाई गई है। ये बजट हर वर्ग के लिए है और हर वर्ग को राहत देगा। बजट की प्रारंभिक जानकारी मिली है। बहुत ही एक अच्छा बजट आया है, चाहे वो किसानों की दृष्टि से, गरीब जनता की दृष्टि से, हाउसिंग के लिए भी उसमें एक पैसे को बढ़ाया गया है। उसमें फसल बीमा योजना का जो राशि है वो बढ़ाई गई है, मनरेगा की राशि उसमें बढ़ाई गई है। ग्रामीण विकास के नाते से लगभग 2.25 करोड़ रुपया, 1,87,000 करोड़ रुपया ये राशि उसमें रखी गई है। तो इस नाते से जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप बजट बहुत ही एक अच्छा और सुंदर बजट आया है। बाकी विश्लेषण करने के बाद आगे जानकारी होता है। सांसद ई अहमद का निधन हो गया है। मंगलवार को राष्ट्रपति के बजट सत्र के अभिभाषण के दौरान संसद में उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कई घंटों के इलाज के बाद करीब रात 2 बजे ई अहमद का निधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई अहमद के निधन पर शोक जताया। अपने संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि वे लोगों के हित के लिए हमेशा सक्रिय रहे। आपको बता दें कि ई अहमद मुस्लिम लीग से ताल्लुक रखने वाले सांसद थे। यूपी के कन्नौज में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने जनसभा के दौरान बीएसपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। इस दौरान मिश्र ने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सपा की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अखिलेश सरकार में गुंडे मस्त रहे और पुलिस पिटती रही। सतीश मिश्र ने आगे कहा कि एक सरकार प्रदेश को लूट रही है, जबकि दूसरी सरकार देश को लूटने का काम कर रही है। साथ ही मिश्र ने पीएम मोदी पर मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्र जैसे वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने का भी आरोप लगाया। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन सख्त हो गया है। मथुरा के मांड विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जगदीश नौवार बिना अनुमति के जनसभा कर रहे थे, उन पर कार्रवाई की गई। दरअसल नौझील क्षेत्र के छिनपराई गांव में कार्यक्रम के दौरान मंच पर लड़कियों का डांस करवाया जा रहा था। आरोप है कि सूचना मिलने पर वहां चुनाव आयोग की टीम भी पहुंची और मजिस्ट्रेट और उनकी टीम को कांग्रेस प्रत्याशी ने धमकी दी। इतना ही नहीं, वीडियोग्राफी कर रहे टीम के कर्मचारियों के साथ अभद्रता भी दिखाई गई।
कराया जा रहा था। मेरे द्वारा मजिस्ट्रेट वहाँ पर मौके पर भेज करके उस कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा मजिस्ट्रेट के साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और मजिस्ट्रेट को जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया गया। इस हेतु आचार संहिता उल्लंघन के साथ साथ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने हेतु दोनों धाराओं में इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने हेतु थानाध्यक्ष नौदिल को निर्देशित कर दिया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पिता रणबीर सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जिसके बाद भूपेंद्र ने जाट आरक्षण पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा तो उनका समर्थन रहेगा, लेकिन अगर आंदोलन में शांति भंग हुई तो वो समर्थन नहीं देंगे। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को जाटों के साथ किए गए वायदों को पूरा करना चाहिए। मेरे को तो पता नहीं मिला कोई, लेकिन जहाँ तक आंदोलन की बात है, आंदोलन करना सबका अधिकार है। प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक तरीका है। पिछली बार भी आंदोलन जहाँ हुआ था और उसके बाद जो आंदोलन के बाद आंदोलन हिंसक बना, प्रकाशनिक कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उससे पूर्ण रूप से साबित हो गया कि आंदोलन में जो जान गई और जो मार गया, लोगों का नुकसान हुआ, उसके लिए पूर्ण रूप से सरकार दोषी है। हमारे समय में बड़े बड़े आंदोलन हुए लेकिन कोई किसी का नुकसान नहीं हुआ। और अब जो है आंदोलनकारी कोई भी है, चाहे ये है चाहे कोई है, इनसे मेरी एक ही दरखास्त है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, शांति बनाए। हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण पवार ने राज्य सरकार का रुख साफ करते हुए कहा कि सरकार जाटों को आरक्षण देने के पक्ष में है। पवार ने कहा कि राज्य सरकार ने बकायदा विधानसभा में एक बिल पारित कर गजट नोटिफिकेशन जारी किया था और जाटों को आरक्षण दिया था। पवार ने कहा कि कुछ लोग आरक्षण के विरोध में कोर्ट में चले गए। राज्य सरकार कोर्ट में भी आरक्षण के पक्ष में मजबूती से पैरवी कर रही है। हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण पवार ने जाट आंदोलन पर बयान देते हुए कहा कि प्रजातंत्र में सबको अपनी मांग उठाने का अधिकार है। वहीं परिवहन मंत्री ने बताया कि 31 मार्च तक 600 नई बसों को बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। जाट आरक्षण की मांग को लेकर जेल में बंद जाट समुदाय के लोगों की रिहाई को लेकर रोहतक के सेक्टर 6 में जाट जागृति सेना के सदस्य भी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वो अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे और किसी के आश्वासन के बाद भूख हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओके इंडिया। नमस्कार।